हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 4B इंजीनियर्स। मेरा नाम है सौरभ सिंह। स्वागत करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में। आज के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा पहले चैप्टर को शुरू से आखिरी तक रिकॉल करेंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, प्लीज आप लोग पेशेंटली देखें, इससे आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको ज्यादा जोर देकर रिकॉल करूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो 7 तरीके के होते हैं। एक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग, तीसरा मल्टीटास्किंग, चौथा मल्टी प्रोसेसिंग, पांचवा टाइम शेयरिंग, छठा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सातवां डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि बैच प्रोसेसिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे नंबर ऑफ जॉब्स हमारे पास आती हैं, पास आती हैं तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनका सेम नेचर है। सेम नेचर से मेरा मतलब ये था कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो सेम लैंग्वेज में लिखी गई हैं, सेम कंपाइलर उसमें यूज हुए हैं। तो वो जो सेम नंबर ऑफ जॉब्स होती थी उनका एक ग्रुप हम लोग बनाते थे, उस ग्रुप को हम लोग बैच बोलते थे। ठीक है, आफ्टर दैट उस बैच में हम लोग इनपुट देते थे पंच कार्ड के थ्रू। पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस होता था जिसके थ्रू प्रोग्रामर्स जो है वो इनपुट देता था डिजिटल सिंबल्स के रूप में। ठीक है, और नाउ द इनपुट गिवन टू पंच कार्ड को जो इनपुट दिया जाता था वो ऑपरेटर के पास जाता था। वो इनपुट जो है वो ऑपरेटर के पास जाता था। ऑपरेटर उस इनपुट को ऑपरेट करता था कंप्यूटर के थ्रू और हमारे लिए आउटपुट जनरेट करता था। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि जैसे कि हम लोग जैसे कि कोई प्रोसेस हो रही है तो प्रोसेस के बीच में अगर कोई डाउट आता है या कोई एरर आती है तो उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। मतलब इंटरेक्टिव मैनर नहीं था यूजर से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। दूसरा इंट्रोड्यूस हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो था मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता था, नंबर ऑफ जॉब्स इसमें भी आती थी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नंबर ऑफ जॉब्स आई। पहले उसने जॉब 1 को प्रोसेस करना शुरू किया। जैसे ही जॉब 1 प्रोसेस होना शुरू हुई तो ये आई, तो ये गई इनपुट लेने यूजर के पास। जैसे ही जॉब 1 इनपुट लेने यूजर के पास गई वैसे ही जॉब 2 प्रोसेस में आ जाती थी। जॉब 2 जैसे ही इनपुट लेने जाती थी जॉब 3 प्रोसेस में आ जाती थी। और इसमें सारे जॉब्स एक साथ प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहते थे। ठीक है, इससे क्या होता था कि हमारे कंप्यूटर का, हमारे प्रोसेसिंग का थ्रूपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। थ्रूपुट क्या होता है? टास्क परफॉर्म पर यूनिट टाइम। इससे एफिशिएंसी भी हमारे कंप्यूटर की बढ़ जाती थी। ठीक है, तीसरा है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो था वो भी मल्टी प्रोग्रामिंग की ही तरह कुछ कॉन्सेप्ट है, बट मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल यूजर्स होते हैं। मल्टीटास्किंग मेनली सिंगल यूजर के लिए होता है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे कि कोई एक सर्वर था, उस पर बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर रहे थे। जैसे मैंने मोजिला के लिए रिक्वेस्ट भेजी, दूसरे ने क्रोम के लिए रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, तो मोजिला और क्रोम एक ही सर्वर पे वो हमारी रिक्वेस्ट जनरेट करता था और हमें वो साइट दे देता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग था। ये कॉन्सेप्ट मल्टीटास्किंग क्या होता है, जैसे हमारा फोन है, फोन में एट द सेम टाइम, या लैपटॉप है, हम उस पर पावर पॉइंट चला रहे हैं, पावर पॉइंट के साथ साथ सॉन्ग भी सुन रहे हैं, तो वो हमारा मल्टीटास्किंग हो गया। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता था, कोई एक टास्क मिला है लेकिन उसको नंबर ऑफ सीपीयूज एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। उससे होता क्या था कि जैसे सीपीयू नंबर 1, सीपीयू नंबर 2, सीपीयू नंबर 3 तीन हैं, उनको तीनों को एक टास्क दिया गया तो वो अपना काम बांट लेते थे। ठीक है, अपना काम बांट लेते थे। जैसे कि मान लीजिए खाना बनाना है, तो खाना बनाने में 4 वर्कर्स लगे हैं, तो चारों ने अपना अपना काम बांट लिया कि मैं कटिंग करूंगा, मैं चॉपिंग करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, कुछ भी। ठीक है, उन्होंने काम बांट लिए। तो ऐसे ही इन सेम मैनर सीपीयू 1, 2, 3 तीनों ने उस टास्क को बांट लिया। ठीक है, इससे फायदा क्या होता था कि प्रोसेस जो है वो रेगुलर चलती रहती थी, प्रोसेस बहुत तेज होती थी। और मान लीजिए अगर सीपीयू 1 खराब हो गया, बाई चांस चलना बंद हो गया, तो सीपीयू 2 और सीपीयू 3 में सीपीयू 1 का काम बाद में बढ़ जाता था। इससे क्या होता था, अगर हमारा सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आया तो सीपीयू की वजह से हमारा टास्क प्रोसेसिंग होना रुकता नहीं था। पांचवा था टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में क्या होता था, जैसे हमारे पास प्रोसेस 1 आई है सीपीयू के पास, प्रोसेस 2 आई है सीपीयू के पास, तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों के लिए ही टाइम जो है वो लिमिटेड होता था। मतलब इतने उनका टाइम क्वांटा बना हुआ होता था कि आपको 2 मिनट में या 1 मिनट में आपको ये प्रोसेस कंप्लीट, मतलब आपको ये प्रोसेस उतने ही देर चलेगी। ठीक है, तो प्रोसेस कंप्लीट हो या ना हो उससे सीपीयू को कोई मतलब नहीं था।
सीपीयू को जितना टाइम अलॉट किया गया है कि प्रोसेस 1 को इतना ही टाइम देना है तो वो इतना ही टाइम देता था, भले टाइम मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो या ना हो, और जैसे ही उसका टाइम खत्म होता था वो प्रोसेस 2 के पास जाता था। तो ऐसे शिफ्टिंग होती रहती थी। ये हमारा टाइम शेयरिंग था। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेंसर टाइप्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे साइंटिफिक एप्स जो है, रोबोटिक एप्स जो है, और हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं वो एक सेंसर पर काम करते हैं। सेंसर में क्या होता है कि जैसे ही हम इनपुट देते हैं तुरंत आउटपुट जनरेट होकर हमको तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन होता है, इंस्टेंट मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि टाइम जो है वो बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट होता है, मतलब टाइम बहुत कम लगता है इसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत कम टाइम में रिस्पांस टाइम इसका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम टाइम में इनपुट देते हैं हम लोग, बहुत कम टाइम में आउटपुट जनरेट होकर हमारे पास आ जाता है। देखिए ये दो तरह के होते थे, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम, दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता था कि द प्रोसेस नीड टू बी कंप्लीटेड इन द गिवन टाइम। एक टाइम जो दिया गया उसी टाइम के अंदर अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट होनी ही चाहिए। सीपीयू का ये या यूजर का ये मानना था कि उस टाइम में आपको करनी ही है प्रोसेस नेसेसरली। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या होता था कि इसमें प्रायोरिटी मैटर करती थी। जैसे प्रायोरिटी हमारी प्रोसेस 2 पहले हो तो प्रोसेस 2 पहले होती थी, प्रोसेस 1 बाद में होती थी, और टाइम इसमें बढ़ भी सकता था हमारे यूज के अनुसार। इसमें क्या होता था कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता था कि इसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। जैसे कि नेटवर्क में हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें ये मेमोरी शेयर नहीं करते थे एक दूसरे से, बट फेरिफेरल डिवाइसेस ये शेयर कर सकते हैं। फेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि हमारा सीपीयू हुआ, हमारा मॉनिटर हुआ, ये सब फेरिफेरल डिवाइसेस हैं। दे आर यूज टू मेक रिलायबिलिटी, इससे रिलायबिलिटी बहुत तेज हो जाती थी। और इसमें क्या होता था, इससे फायदा क्या होता था कि जैसे हमारी कोई प्रोसेस रन हो रही है तो उसके बीच में हम अगर इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं, और रिसोर्सेज अगर बीच में शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज 9 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है यूजर इंटरफेस, दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तीसरा फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, पांचवा कम्युनिकेशन, छठा रिसोर्स एलोकेशन, सातवां एरर डिटेक्शन, आठवां अकाउंटिंग, और नौवां सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। यूजर इंटरफेस में क्या होता था? यूजर इंटरफेस में ये होता था कि यूजर इंटरेक्शन मेथड विद द सिस्टम। यूजर इंटरेक्शन मेथड ये एक तरह का यूजर से इंटरेक्ट करने का मेथड्स होते थे। इसमें दो तरह के होते थे, एक कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा था बैच इंटरफेस। अब तो कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता था, जो भी हम इंटरेक्शन करते थे वो टेक्स्ट के थ्रू ही करते थे, ठीक है। इसमें जो भी इंटरेक्शन होता था वो टेक्स्ट के थ्रू ही होता था। और दूसरा था बैच इंटरफेस। बैच इंटरफेस में क्या होता था, जो भी इंटरेक्शन होता था वो फाइल्स के थ्रू होता था। फाइल्स में जो ऑपरेशन परफॉर्म होती हैं उनके थ्रू फाइल के अंदर ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था, प्रोग्राम ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते थे। सब कुछ जो होता था वो फाइल के अंदर ही होता था। आजकल एक नया इंटरफेस भी लॉन्च हुआ था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ डेज ऑपरेटिंग सिस्टम इज बीन इंट्रोड्यूस सच एज विंडोज विच हैव सेवरल आइकन्स। देखिए इसमें क्या होता है, आइकन्स, बहुत सारे आइकन्स और बहुत सारी मेन्यू में बहुत सारे आइकन्स होते हैं जिनको टच करते ही हमारा यूजर जो है वो कमांड दे देता है कंप्यूटर को, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा था प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखिए सर्विस ये भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में बहुत मदद करता है। एज वी नो दैट एवरी प्रोग्राम दैट इज प्रोसेस इट इज फर्स्टली, देखो ये पहले हमारे मेन मेमोरी में लोड होता है, ठीक है, और उसके बाद प्रोसेस सीपीयू इसको प्रोसेस करता है, ठीक है। सीपीयू इसके साथ प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। और इसमें मदद क्या करता था प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, जैसे कि हमारे पूरे प्रोग्राम में कोई एक एरर आ गई तो उसको आइडेंटिफाई करता था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस एरर को कैसे हैंडल करके और उसको खत्म करना है ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता था, ठीक है। तीसरा था फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। ये हमारे फाइल को मैनिपुलेट करता था। मैनिपुलेट करना इन द सेंस कि ऑपरेटिंग सिस्टम गिव द परमिशन टू एनी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे प्रोग्राम को एक परमिशन दे देता था ताकि वो हमारे फाइल के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे फाइल के अंदर कोई भी ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सके, ये परमिशन देता था हमारे प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं, रीड अ फाइल, अगर कोई फाइल को रीड करना चाहता है तो वो एक ऑपरेशन हुआ। राइट अ फाइल, कोई फाइल के अंदर चेंजेस बनाना चाहता है तो वो हुआ एक तरह का। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में क्या
मतलब अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम। रनिंग प्रोग्राम, जैसे कि कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, उसको किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्टली तो हमारे सिस्टम से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर नहीं सकता। उसको क्या ज़रूरत पड़ती थी, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ज़रूरत पड़ती थी, वो पहले कर्नेल को रिक्वेस्ट करता था, कर्नेल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट भेजता था, ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता था कि वो सर्विस अवेलेबल है हमारे पास, तो वो उसको दे देता था कि आप यूज़ कर लो बट इतने टाइम के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देता था ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। अगला था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, जैसे प्रोसेस 1 चल रही है, कोई प्रोसेस 2 चल रही है, कोई प्रोसेस 3 चल रही है, कोई इन तीनों के बीच में कोई डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब सर्विस कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन जैसे प्रोसेस 1 चल रही है, प्रोसेस 2 चल रही है और प्रोसेस 3 पे चल रही है, तो इन तीनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन करने के लिए काम आता था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हुआ हमारा कम्युनिकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्या है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे कोई प्रोसेस है, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, तो इन तीनों को अलग अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अलग अलग रिसोर्सेज, मान लीजिए कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये सबको हर एक प्रोसेस को अलग अलग रिसोर्सेज एलोकेट करता था अपने हिसाब से, ठीक है। मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिक्वायर मल्टीपल नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड दैट मल्टीपल नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एरर डिटेक्शन, अगर हमारी प्रोग्राम में या हमारे सीपीयू में या हमारे मेन मेमोरी में या हमारे फाइल में या इनपुट डिवाइसेस में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहीं भी एरर होती थी, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डिटेक्ट करता था और उसको सही करता था, ताकि हमारा जो प्रोसेस है या हमारा जो कंप्यूटर है वो अच्छे से चल सके और इजी मैनर में वर्कफ्लो हो सके। अकाउंटिंग क्या था कि जैसे हमारा कोई यूज़र ने हमारे सिस्टम को एक्सेस किया, तो हमारे सिस्टम में उसने क्या क्या कौन कौन से ऐप्स यूज़ किए और कितने कितने देर यूज़ किए, ये सारे चीज़ों का लिस्ट रखता था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा कंप्यूटर कितनी देर चला है और कौन सा ऐप कितने देर रन हुआ है, कि इतनी पावर कंज्यूम हुई है, इसका भी डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी क्या है, जैसे फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस ऑल द रिसोर्सेज एक्सेसिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सिक्योरिटी प्रोसेस के लिए, जैसे मान लीजिए कोई हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हमारे कंप्यूटर से कोई वो चाहिए, मतलब कोई एक रिसोर्सेज चाहिए, ज़रूरत है, तो हमारे कंप्यूटर से उसने रिक्वेस्ट की कि हमें ये रिसोर्सेज चाहिए, उस रिसोर्स को उसने ले तो लिया, बट बहुत ही सिक्योरली और प्रोटेक्शन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इनको प्रोवाइड करता है। इसमें कोई भी मतलब गलत चीज़ें ना हो, हमारे हार्डवेयर में कोई वायरसेस ना आए, इसका पूरा जिम्मा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम विच प्रोवाइड सर्विसेज, जो हमारे यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम देखिए बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, बट पहले हम लोग ये जानते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है। द प्रोग्राम विच प्रोवाइड सम फंक्शंस टू योर सिस्टम। देखिए कुछ फंक्शंस जो हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड किए जाते हैं कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू, उनकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए और ताकि हमारा जो सिस्टम है वो स्मूथली रन कर सके, वो होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि यूटिलिटी प्रोग्राम अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हमारा कंप्यूटर रन नहीं करेगा, रन बिल्कुल करेगा, बट कुछ अच्छी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम, जिसके थ्रू, जैसे कि हमारा डिस्क क्लीनर, फाइल मैनेजर, मतलब कोई भी डिस्क क्लीनर, मतलब डिस्क में जब बहुत ज़्यादा डेटा हो गया और हमारे एक्स्ट्रा डेटा की ज़रूरत है, तो वो देखता है कौन सा ऐसा डेटा है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है और वो खुद हटा देता है। उसके बाद दूसरा फाइल मैनेजर वो हर एक चीज़ का मैनेजमेंट रखता है कि क्या कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बैकअप सॉफ्टवेयर, जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर हमसे गलती से डिलीट हो गया, उसका एक बैकअप बना के वो रखता है ताकि हमें इन फ्यूचर अगर उसकी ज़रूरत हो तो वो हमें मिल सके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे मालवेयर्स हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को करप्ट कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर के डेटा करप्ट कर रहे हैं, तो उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसकी वजह से ये सारे वायरसेस से दूर रखता है हमारे कंप्यूटर को, ठीक है। स्क्रीन सेवर, जैसे हम अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो उस समय हमारा स्क्रीन सेवर चल जाएगा अगर हम कोई पिक्चर सेव कर देंगे उस पर, तो ठीक है।
तीसरा है डिस्कम्प्रेशन। देखिए डिस्कम्प्रेशन या फाइल कंप्रेशन भी इसको बोलते हैं। जैसे हमारी फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है, 1 GB की फाइल है, उसको हमारे डिस्क में जगह नहीं है, हमारे डिस्क में 200-250 MB की जगह है, तो हम उस फाइल को 1 GB से कंप्रेस करके 2.5 MB तक ला देते हैं ताकि हम उसको ईजिली स्टोर कर पाएँ हमारे कंप्यूटर में। तो वो कंप्रेशन कैसे होता है, इस प्रोग्राम के थ्रू होता है, इस यूटिलिटी प्रोग्राम के थ्रू होता है, या डिस्क कंप्रेशन या फाइल कंप्रेशन कुछ भी बोल सकते हैं। अनइंस्टॉलर्स क्या होता है, जैसे कुछ ऐप्स होते हैं जिनका हमें कोई यूज़ नहीं होता, उनको मतलब उनको हटाना होता है, तो उनको अनइंस्टॉल करना होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर से, तो उसके लिए अनइंस्टॉलर्स यूज़ होते हैं। उसमें क्या होता है कि वो एप्लीकेशन तो जाएगा, उससे जुड़े जितने फाइल्स हैं सब कुछ गायब हो जाएंगे इससे ईजिली। ठीक है, अगला था दोस्तों सिस्टम कॉल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें क्या होता था कि जैसे यूज़र मोड और कर्नेल मोड के बीच में, यूज़र मोड को अगर किसी हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करता था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यूज़र मोड को अगर अपना प्रोग्राम रन करने के लिए किसी हार्डवेयर की ज़रूरत होती थी तो वो रिक्वेस्ट भेजता था कर्नेल मोड के पास, कॉल करता था कर्नेल मोड को कि मुझे इस रिसोर्स की ज़रूरत है। फिर कर्नेल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम से डिस्कस करके ये प्रोवाइड करता था कि हमारा वो रिसोर्स खाली है या नहीं। अगर वो खाली होता था तो वो उसको यूज़र मोड को एलोकेट कर देता था, और अगर वो खाली नहीं होता था तो वो वेट करने के लिए रिक्वेस्ट करता था कि आप वेट करो जब तक हमारा रिसोर्स खाली नहीं होता है। तो यूज़र मोड कर्नेल मोड के को जो रिक्वेस्ट भेजता है, जो कॉल करता है कि हमें इस रिसोर्स की ज़रूरत है, वो होती है हमारी सिस्टम कॉल। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे फर्स्ट यूनिट के, उसको हमने कवर कर लिया एक बहुत ही शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम में। अगर आपको इसके डिटेल जानने हैं तो हम मेरे पहले के वीडियो लेक्चर्स आप देखें, उससे आपको इसका डिटेल मिलेगा। इसमें मैंने एक कंक्लूजन बनाया फर्स्ट यूनिट का कि आप लोग ईजिली रिकॉल कर सकें पूरे फर्स्ट यूनिट को। यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट बाइंड अप हो गया दोस्तों। अगले लेक्चर में हम लोग सेकेंड यूनिट से शुरू करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो और मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल 4B इंजीनियर्स। थैंक यू।